इजराइल के पास कुछ ऐसी मिसाइलें भी हैं जो कि दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन एयर डिफेंस को नेस्तनाबूद कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ ईरान पर इजराइल के हमले के दौरान, जिसकी कल्पना ईरान ने बिल्कुल नहीं की थी। इजराइल के पास इस तरह की तकनीक है, ऐसा एयर डिफेंस है कि दुनिया की कोई भी मिसाइल इजराइल की जमीन को छू नहीं सकती है। दुश्मन की 90% से ज्यादा मिसाइल इजराइल का ये डिफेंस आसमान में ही तबाह कर देता है। लेकिन इजराइल के पास कुछ ऐसी मिसाइलें भी हैं जो कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन एयर डिफेंस को नेस्तो नाबूद कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ ईरान पर इजराइल के हमले के दौरान। अब जरा दोबारा इसी सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार का दावा है कि दरअसल इस वीडियो में जिस उपकरण को इजराइल की मिसाइल तबाह कर रही है वो रूस का एयर डिफेंस S-300 है। S-300 रूसी एयर डिफेंस की श्रृंखला का एक हिस्सा है और रूस अपने एयर डिफेंस पर गर्व करता है। रूस को लगता है कि उसके इस एयर डिफेंस को भेद पाना नामुमकिन है। हालांकि अब रूस ने एडवांस S-400 बना लिया है और वो S-400 को भी निर्यात करता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को रूस ने S-300 एयर डिफेंस दिया था और यही एयर डिफेंस ईरान ने अपने परमाणु स्थल के पास परमाणु स्थल की सुरक्षा के लिए लगाया भी था। लेकिन इजराइल ने अपनी एक मिसाइल से रूस के ईरान में लगे हुए रूस के एयर डिफेंस S-300 को भी तबाह कर दिया। इसका मतलब साफ है कि इजराइल ने ना सिर्फ ईरान को चुनौती दी बल्कि इजराइल ने पुतिन का भी अहंकार तोड़ दिया। इजराइल ने रूस के तकनीकी गर्व को भी धूल में मिला दिया। कई अखबारों ने दावा किया है कि इजराइल ने S-300 बैटरी के रडार सिस्टम को क्षतिग्रस्त किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने ईरान को यह चेतावनी दी है कि उसकी मिसाइल के पास ऐसी क्षमता है कि वो पल भर में ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट नहीं किया है। इजराइल ने इस बात का सबूत देने के लिए ईरान के परमाणु संयंत्र की सुरक्षा में लगे S-300 एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया है। यानी इजराइल का संदेश यह है कि जब वो इजराइल ईरान के एयर डिफेंस को नष्ट कर सकता है तो इजराइल के परमाणु संयंत्रों को नष्ट करना उसके लिए बच्चों का खेल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे इजराइल ने यह हमला किया उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति रईसी बिल्कुल खामोश हो गए। इजराइल के हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और उन्होंने भाषण भी दिया था। लेकिन उस भाषण में एक बार फिर उन्होंने इजराइल के हमले का जिक्र नहीं किया। मतलब बिल्कुल साफ है कि ईरान भी नहीं चाहता है कि अब इस मामले को टूल दिया जाए। सवाल यही उठता है कि क्या ईरान ये समझ चुका है कि इजराइल की टेक्नोलॉजी के मुकाबले अभी भी उसकी क्षमताएं काफी कम हैं, इसलिए अब वो खामोश हो गया है। सिर्फ यही नहीं, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और बहुत बड़ी खबर का खुलासा किया है। इस अखबार में दावा किया गया है कि जब ईरान ने 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन के साथ इजराइल पर हमला किया था, उस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद रक्षा विभाग सक्रिय हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस बारे में जानकारी भी दे दी गई थी। जो बाइडेन भी एक एक गतिविधि पर निगाह रख रहे थे और इजराइल की हिफाजत के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध नजर आ रहे थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक उस वक्त अमेरिका का एयर डिफेंस ईरान की सिर्फ 50 मिसाइल और ड्रोन को रोकने में सक्षम था और संभावित खतरे को देखते हुए फौरन अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर एयर डिफेंस के दायरे को बढ़ाया और 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन के हमले को नेस्तो नाबूद करने में एक बड़ी भूमिका अदा की। प्रक्रिया धीमी करते हुए नजर आने लगा है। अमेरिका ने इजराइल को हजारों की तादाद में गोला बारूद और मिसाइल देने की तैयारी कर ली है। इजराइल इससे बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन बेंयामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज भी है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को साथ ही एक ऐसी सलाह भी दे दी है जिससे इजराइल ये युद्ध हार सकता है। इजराइल अटैक मोड में है।
ईरान पलटवार की तैयारी में है। युद्ध का पूरा माहौल बना हुआ है। मिसाइलें तनी हुई हैं। जंगी जेट रेडी है। फाइटर ड्रोन अटैक मोड में है। दो कट्टर दुश्मनों में आर पार की जंग की नौबत किसी भी वक्त आ सकती है, मगर इस टकराव में जो बड़ा ट्विस्ट आया है उसे समझने के लिए ट्रिगर पॉइंट पर चलते हैं। अप्रैल महीने की पहली तारीख सीरिया के दमिश्क में बारूद बरसा, ईरानी दूतावास दहला। ईरान ने हमले के आरोप सीधे इजरायल पर लगाए। इजरायल हमले से इनकार करता रहा। अमेरिका ने तो खुद को दमिश्क हमले से दूर दूर तक अनजान ही बताया। दमिश्क अटैक के जवाब में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल की बौछार इजरायल पर कर दी। ईरानी हमले से अमेरिका ने इजरायल को कवर दिया। सुपर पावर के साथ नाटो कंट्री भी इजरायल के कवच बने। इसके बाद जब ईरान के शेखरी बेस को धुआं किया गया, तब भी अमेरिका ने हमले पर आधिकारिक बयान नहीं दिया। इजरायल की इराक स्ट्राइक से भी अमेरिका ने दूरी बना रखी है। इसके मायने क्या है? क्या युद्ध में इजरायल अकेले फंस गया है? क्योंकि अमेरिका तो फिलहाल किसी युद्ध में उलझने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस की सीक्रेट मीटिंग में क्या तय हुआ है? क्या इजरायल ईरान के टकराव से शुरू होने वाला महायुद्ध टल गया है? ये कहना तो मुश्किल है कि ईरान इजरायल शांति धारण करने वाले हैं, लेकिन अमेरिका इस बारूदी फसाद में फंसने से बच रहा है। ये दावा पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की रणनीति के आधार पर किया गया है, जिसके मुताबिक अमेरिका की सेनाएं मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध के लिए तैनात नहीं है। अगर संकट गहराता है तो पेंटागन को क्षेत्र में सैन्य जरूरतों के बारे में दोबारा विचार करना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में मिडिल ईस्ट के उप सहायक रक्षा सचिव माइकल मुलरॉय ने एक बयान में कहा है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास वो सभी ताकतें हैं जो हम इजरायल का समर्थन करना चाहेंगे अगर उनके और ईरान के बीच सीधा युद्ध होता है। माइकल मुलरॉय से अमेरिकी फोर्सेस के टॉप कमांडर की राय भी मिलती जुलती है। खाड़ी में अमेरिकी सेना की कमान संभालने वाले 4 स्टार जनरल जोसेफ वॉलेट मानते हैं कि अमेरिकी सेना को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा कि क्षेत्र में हमें कौन सी आवश्यक टिकाऊ क्षमताएं बनाए रखनी है। बड़ी चिंता लंबे वक्त तक इलाके में बने रहने की हमारी क्षमता है। सुपर पावर अमेरिका की मुश्किलें इतनी भर नहीं। इजरायल के साथ युद्ध में कूदने की बजाय अमेरिका का फोकस किसी और फ्रंट पर है। खाड़ी मुल्कों में तैनात अमेरिका के मौजूदा जनरल माइकल एरिक हाल में ही एक मैसेज के जरिए अमेरिकी सांसदों को यह जानकारी दी कि उन्होंने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की गुजारिश प्रेसिडेंट बाइडेन से की थी, जिसका जवाब देते हुए पेंटागन ने खाड़ी से ज्यादा चिंता चीन से मिल रही चुनौती को बताया था। मतलब ये कि इजरायल का साथ देने की बजाय मौजूदा वक्त में अमेरिका चीन से निपटने में जुटा है। इसके साथ अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी का भी पर्दाफाश हुआ है। जनरल माइक एरिक ने लिखित रिपोर्ट में जानकारी दी कि एशिया महाद्वीप में अमेरिकी खुफिया नेटवर्क बेहद कमजोर हुआ है। सुपर पावर को एक्सपर्ट एजेंट नहीं मिल रहे हैं। अमेरिकी फोर्सेस को ट्रांसलेटर की भी किल्लत झेलनी पड़